तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे थर्मल रेडिएशन के बारे में। थर्मल रेडिएशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है एंड डिफरेंट क्राइटेरिया क्या है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक ऐसा फेनोमेना है जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सो इसी से क्वांटम मैकेनिक्स का इवोल्यूशन स्टार्ट होता है धीरे धीरे। तो जैसे हम लोग सीखे हैं कि थर्मल रेडिएशन कैसे होता है, थर्मल रेडिएटर क्या है। तो रेडिएटर होता है एक वस्तु या सिस्टम जो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है, जो कलर शो करता है या कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है, उसको बोलते हैं हम रेडिएटर। अभी थर्मल रेडिएशन जो हम पढ़े हैं एक फेनोमेना है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आइडियल केस को कंसीडर करेंगे। एक आइडियल केस को कंसीडर करने का मतलब है एक आइडियल रेडिएटर को कंसीडर करना पड़ेगा। सो आइडियल रेडिएटर क्या होता है? एन आइडियल रेडिएटर इज वन फॉर विच द रेडिएशन इमिट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? एक आइडियल रेडिएटर वही रेडिएटर को कहलाएगा जिसका रेडिएशन मीन्स जो एनर्जी इमिट कर रहा है वो ओनली डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, दूसरा किसी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा फैक्टर्स क्या है? नेचर ऑफ द बॉडी, शेप एक्सेट्रा। हम लोग थर्मल रेडिएशन में क्या देखा था? नेचर ऑफ द बॉडी देखा था, किससे वो बॉडी बना है, उसका शेप, ये सब के ऊपर डिपेंड कर रहा था थर्मल रेडिएशन। लेकिन आइडियल रेडिएटर जो है वो ये सब के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। शेप, साइज, नेचर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो थर्मल रेडिएशन जो हम लोग आयरन रॉड को गर्म करने से देख रहे थे, दैट इज नॉट ए आइडियल रेडिएटर। दैट इज हॉट आयरन रॉड इज नॉट ए आइडियल रेडिएटर। ओके, आइडियल किसी भी चीज़ होता नहीं है, जस्ट इट इज ए एजम्पशन टू स्टडी द सिस्टम। जैसे आइडियल गैस मिलना इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट एंड इट इज ऑलमोस्ट not available in the environment. So ideal gas, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि आइडियल गैस पढ़ेंगे तभी हम जान पाएंगे रियल गैस के बारे में। तो ये हुआ आइडियल रेडिएटर का डेफिनेशन। नाउ हम लोग बोल रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बोलते हैं कृष्ण वस्तु विकिरण। तो ब्लैक बॉडी एक सिस्टम है जो कुछ रेडिएशन इमिट करता है। जैसे थर्मल रेडिएशन में आयरन रॉड डिफरेंट कलर शो कर रहा था, डिफरेंट एनर्जी इमिट कर रहा था, ऐसे टाइप का ब्लैक बॉडी भी कुछ रेडिएशन इमिट करेगा या कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि हर कोई वस्तु रेडिएशन को इमिट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, एंड इमिशन और एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है उसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर से ज़्यादा है या इक्वल है या कम है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो गर्म वस्तु रेडिएशन इमिट करेगा, ज़्यादा एनर्जी इमिट करेगा एंड लेस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ओके, उसके लिए थर्मल रेडिएशन हम देख पाते हैं। नाउ ब्लैक बॉडी क्या है? जो ब्लैक बॉडी या कृष्ण वस्तु क्या है? एक काला ब्लैक कलर का बॉडी है ऐसा अब मानना गलत है। It is a scientific term used to express the black body radiation. A perfect black body is one which absorbs and emits all radiation incident upon it without favoring or preferring any particular frequency. इसका मतलब क्या है? एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी वही वस्तु है जो हर किसी वेवलेंथ या हर किसी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा एंड इमिट करेगा, लेकिन किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पार्टिकुलर वेवलेंथ को वो प्रीफर नहीं करेगा। जैसे एक ब्लैक बॉडी है जिसके ऊपर λ1, λ2, λ3 ये तीन फ्रीक्वेंसी और तीन वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट हो रहा है, गिर रहा है। तो ये ब्लैक बॉडी क्या करेगा?
ये एब्जॉर्ब करेगा सब फ्रीक्वेंसी को और सब वेवलेंथ को लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और इसको इमिट भी करेगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। ये है परफेक्ट ब्लैक बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अगर किसी वस्तु एक या दो फ्रीक्वेंसी को, मान लो लैम्डा 1 को एब्जॉर्ब कर रहा है और लैम्डा 2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, लैम्डा 3 को नहीं कर रहा है और सिर्फ लैम्डा 3 को इमिट कर रहा है, तो आप वो सब्सटेंस या वस्तु को ब्लैक बॉडी हम नहीं कहलाएंगे। सो ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट सिस्टम which can absorb all the frequency and emit all the frequency without favoring any particular frequency or wavelength. That is the definition of black body. Now black body दिखने में कैसा होगा? black body physical appearance कैसा होगा? black body इस टाइप का कुछ होगा। it is a cavity spherical system। इसमें एक छोटा सा पिन होल रहेगा जिससे कोई रेडिएशन अंदर भेज सकते हैं। ये हो गया ब्लैक बॉडी का फिजिकल अपीयरेंस। तो इसको क्या बोलते हैं? ए पिन होल इन ए सील्ड कंटेनर is a good approximation of a perfect black body. That means a spherical container or like this any container with a pinhole is a perfect structure of a black body, physical structure of a black body. उस पिन होल से क्या करेंगे? ए रेडिएशन इंट्रोड्यूस थ्रू द पिन होल। पिन होल से एक रेडिएशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस कैविटी के अंदर, एंड वो रेडिएशन क्या करेगा? इस कैविटी का जो वॉल है दीवार में टकराएगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, दूसरे दीवार में टकराएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे रिफ्लेक्शन प्रोसेस जारी रहेगा। ओके, कैविटी रिफ्लेक्शन प्रोसेस सो मेनी टाइम्स होगा एंड फाइनली ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। फाइनली ये पूरा के पूरा जो रेडिएशन भेजा गया था पिन होल के थ्रू वो पूरा के पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा वो कैविटी के अंदर। और इसमें क्या है? कैविटी का जो साइज होगा दैट मीन्स वो जो डायमीटर होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंटेड रेडिएशन। बिकॉज अगर वेवलेंथ से छोटा होगा तो देन क्या है? दिस वेव में प्रोपागेटेड टू द आउटसाइड, कैविटी के बाहर निकल जाएगा। दैट्स वाई you should have the cavity size higher than the wavelength of the incidented radiation। और ए ब्लैक बॉडी को हम लोग क्या मान सकते हैं? ए रेडिएशन इनसाइड ए बॉक्स। ओके, रेडिएशन इनसाइड ए बॉक्स। और आइडियल गैस के क्या कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या मानते हैं? मैटर इन ए बॉक्स। सो ये दोनों को कंपेयर करके हम ये सिद्धांत में और ये सिचुएशन में पहुंचते हैं कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो हेल्प करता है थर्मल रेडिएशन को समझने के लिए, जस्ट लाइक आइडियल गैस जैसे हेल्प करता है हमको गैसियस स्टेट का समझने के लिए। दैट मीन्स रियल गैस के बारे में हमको जानने के लिए आइडियल गैस जैसे हेल्प करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वैसे ही हेल्प करता है हमको थर्मल रेडिएशन के जानने के लिए। सो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रिलेटेड कुछ लॉज हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ इज किर्चॉफ्स लॉ। तो किर्चॉफ्स लॉ डिसाइड करता है फॉर ए गिवन मटेरियल एंड ए गिवन टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ए गिवन मटेरियल। दैट मीन्स मान लिया जाए एक कॉपर का ब्लैक बॉडी है और टेम्परेचर T 300 केल्विन है, तब क्या होगा? द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी by absorptive power, that is the ratio of emissive power to absorptive power will be constant। ये पावर क्या है? पावर is related to the energy, so you can say that emitted energy by absorbed energy is constant for a black body for a given temperature। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए तब जाके किर्चॉफ्स लॉ काम करेगा। मतलब ब्लैक बॉडी का मटेरियल, ब्लैक बॉडी का सिस्टम कांस्टेंट होना चाहिए एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, देन इमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड किर्चॉफ्स लॉ। सेकंड आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये 1879 में आया था।
तो साइंटिस्ट स्टीफन ने क्या देखा था, ब्लैक बॉडी का जो टोटल रेडिएंट एनर्जी डेंसिटी यू, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, यू क्या है, टोटल एनर्जी रेडिएटेड एनर्जी बाय वॉल्यूम. सो टोटल रेडिएंट एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 एंड टी इज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड टी को किस में लेंगे, केल्विन स्केल में लेंगे. ओके, नाउ this is Stephen law only, but we are talking about Stephen Boltzmann law. We will come in a minute of this Stephen Boltzmann law. तो हम लोग U को क्या देखे थे, दिस इज ए वॉल्यूम स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी. नाउ एरिया स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेंस. इट इज द सरफेस एरिया स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी. तो एक्साइटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्साइटेंस डिफाइंड एज द एनर्जी और पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया. दैट मीन्स एक्साइटेंस को एम, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. एम इक्वल टू टोटल रेडिएंट एनर्जी ई बाय टोटल एरिया वी. हम लोग यू के केस में क्या किए थे, टोटल एनर्जी रेडिएंट एनर्जी बाय वॉल्यूम किए थे, या वॉल्यूम के जगह हम एरिया करेंगे. सो ये हो गया एक्साइटेंस का डेफिनेशन. नाउ ये हम लोग जानते थे U इक्वल टू ई बाई वी फॉर ए गिवन बॉडी, फॉर ए गिवन ब्लैक बॉडी V इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, सरफेस एरिया भी कांस्टेंट होगा. तो U क्या होगा, U प्रोपोर्शनल टू E. तो अगेन हम लोग क्या देखें, U प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4. तो U प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 होने के कारण हम लोग लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4. अगेन फॉर ए गिवन ब्लैक बॉडी उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एरिया भी कांस्टेंट होगा. तो एरिया कांस्टेंट होने के मतलब क्या है, एम प्रोपोर्शनल टू ई. एम प्रोपोर्शनल टू ई मतलब, एंड ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, ई प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4. तो एम प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, इसको हम लिखेंगे एम इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4. दिस थिंग इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. फर्स्ट क्या था, U proportional to T to the power 4. This is Stephen law, and this is called Stephen Boltzmann law. And sigma is called Stephen Boltzmann constant. इसका वैल्यू होता है 5.67 into 10 to the power -8 watt per meter Kelvin to the power -4. इसको रिमेम्बर करने का एक फॉर्मूला है 5678. 5678. You can remember like this way. So in this class we have studied black body radiation. black body radiation क्या होता है, आइडियल रेडिएटर क्या होता है. देन आइडियल रेडिएटर का प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, शेप, साइज, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. देन ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन, ब्लैक बॉडी इज ए बॉडी और यू कैन से इट इज ए perfect system which can absorb and emit all type of radiation incidented on it without favoring any particular frequencies. Then perfect black body दिखने में क्या होता है, there is a pinhole and through pinhole you can introduce a radiation and this radiation will collide with the walls and it will absorb totally in the wall of the black body. और क्या होना चाहिए, साइज ऑफ द कैविटी must be much greater than the wavelength of the introduced radiation. Then black body को बोलते हैं हम लोग रेडिएशन इन ए बॉक्स, whereas आइडियल गैस को बोलते हैं मैटर इन ए बॉक्स. तो आइडियल गैस जैसे हेल्प करता है गैसियस स्टेट समझने के लिए, ब्लैक बॉडी हेल्प करता है हमको थर्मल रेडिएशन को समझने के लिए. देन ब्लैक बॉडी के रिलेटेड सम लॉज है. नंबर 1 इज किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ में हम लोग देखे हैं और ए गिवन बॉडी और एंड ए गिवन टेम्परेचर द इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो कांस्टेंट होता है. देन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ which tells which is first introduced by Stephen, that is Stephen law, E proportional to the power 4. Then Stephen Boltzmann further corrected this one or introduced some new things, that is excitance. Excitance is nothing,
it is a surface area specific energy density, that is radiant surface area specific radiant energy density, and इसको m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू सिग्मा टू टी पावर 4, सिग्मा को बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड दिस m इक्वल टू सिग्मा टू टी पावर 4 इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. If anyone asks about Stephen Boltzmann law, you have to write down m equal to sigma t to the power 4. If you write u proportional to t to the power 4, that is wrong. That is only Stephen law.